भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए हैं। उनके साथ नासा ने निक हेग और रॉसकॉस्मोस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी वहां पर लौटे। ये चारों अंतरिक्ष यात्री नासा अथवा स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन के सदस्य थे, जिन्हें स्पेसएक्स ड्रैगन यान के जरिए फ्लोरिडा तट के पास सफलतापूर्वक लैंड कराया गया। स्पेसएक्स ड्रैगन यान ने अंतरिक्ष यात्रियों को बुधवार तड़के 3:27 पर फ्लोरिडा तट पर उतारा है। दिलचस्प बात यह रही है कि उस वक्त डॉल्फिन्स का झुंड कैप्सूल के चारों ओर तैरता हुआ नजर आया। आप भी देखिए तस्वीरें। जब रिकवरी टीम यान को बाहर निकाल रही थी, रिकवरी वेसल ने कैप्सूल को पानी से बाहर निकाला और उसके साइड हैच को पहली बार सितंबर के बाद खोला गया। इसके बाद यात्रियों को बाहर निकालकर उन्हें तुरंत ह्यूस्टन भेजा गया, जहां वे 45 दिन की देखभाल और पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरेंगे। क्यों गुजरेंगे कि भाई आप सोचिए, इतने लंबे समय तक आप जब स्पेस में रहते हैं, आप पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल का जो है प्रभाव जो है 0 होता है, शून्य के बराबर होता है। ग्रेविटी को आप नहीं समझ पाते, आपके वजन का भार जो है वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा, तो शरीर की हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, वहां भी कसरत करनी पड़ती है। तो सोचिए, अब उनका ख्याल रखा जाएगा 45 दिनों तक। स्पेसएक्स क्रू 9 टीम ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष स्टेशन से वापस, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी कर ली है। अब भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट से अनडॉक हुए, जिसका वीडियो नासा ने शेयर किया। स्पेसएक्स को इस मिशन में क्रू 9 को सुरक्षित पृथ्वी पर लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए क्रू 10 टीम को भेजा गया, जिसने अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचकर क्रू 9 की जगह ली। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। ये मिशन सिर्फ 8 या 9 दिन का होना था, लेकिन यान में propulsion के प्रॉब्लम की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। उसके बूस्टर्स खराब हो गए, यानी भाई समझिए वो चल नहीं पाएगा उसका इंजन तरीके से। सितंबर में ये यान बिना किसी क्रू के वापस लौट आया, जिससे दोनों अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ही फंस गए। इसके बाद नासा ने उनकी वापसी की योजना बदली और उन्हें स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन में शामिल किया गया। अंतरिक्ष से लौटी भारत की बेटी सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर लौटी। सुनीता विलियम्स तारों की दुनिया से सुनीता विलियम्स की घर वापसी, देखिए भारत की बेटी की अंतरिक्ष से यह ऐतिहासिक वापसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इतना लंबा समय बीता, लेकिन धैर्य रखा सुनीता विलियम्स ने और बुच विल्मोर ने, और ये आखिरकार अंततः वही हुआ जो ईश्वर को चाहिए था, जो ईश्वर को पसंद था। इनकी जान बच गई और ये धरती पर सेफली पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। अब हम बात करेंगे अमेरिका में टेस्ला कारों पर हुए हमलों और डेटा लीक की घटनाओं के बारे में। हाल ही में अमेरिका के लास वेगास और कांसास सिटी में टेस्ला वाहनों पर हमले हुए हैं। लास वेगास में मंगलवार को एक टेस्ला कॉलेजन सेंटर पर एक व्यक्ति ने मोलोटोव कॉकटेल, यानी कि भाई जो एक उसमें शराब कह लीजिए या फिर पेट्रोल कह लीजिए, उसमें कॉकटेल भरकर और गोलियों का इस्तेमाल करके वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। उसने केंद्र के दरवाजों पर रेजिस्ट शब्द भी लिखा है और FBI इस घटना को घरेलू आतंकवाद के रूप में जांच रही है। टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने इन घटनाओं को आतंकवाद यानी टेररिज्म करार देते हुए कहा कि उनकी कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें बनाती है और ऐसे हमलों की वे हकदार नहीं है। कांसास सिटी में एक पुलिस अधिकारी ने टेस्ला पार्किंग में एक साइबर ट्रक से धुआं निकलते देखा। आग बुझाने की कोशिश के बावजूद आग एक अन्य वाहन तक फैल गई। इस घटना की जांच आगजनी के रूप में की जा रही है। इसके अलावा फ्रांस के टूलोज शहर में एक टेस्ला डीलरशिप के बाहर 1 दर्जन टेस्ला वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। क्या हो रहा है टेस्ला के साथ? इस घटना में 8 कारें बुरी तरीके से पूरी तरह जल गईं, जबकि 4 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो चुकी हैं। पुलिस ने इसे एक आपराधिक घटना के रूप में दर्ज किया है और जांच जारी है। अब डेटा लीक के मामले में टेस्ला के 75,000 से अधिक वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी लीक हो गई है। कंपनी की जांच में पाया गया कि 2 पूर्व कर्मचारियों ने टेस्ला की IT सुरक्षा और डेटा संरक्षण नीतियों का उल्लंघन करते हुए ये जानकारी एक विदेशी मीडिया आउटलेट के साथ साझा की। लीक हुई जानकारी में नाम, संपर्क विवरण, रोजगार से संबंधित रिकॉर्ड और सामाजिक सुरक्षा नंबर यानी सोशल सिक्योरिटी नंबर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। इन घटनाओं के बाद टेस्ला की सुरक्षा और डेटा संरक्षण नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। कंपनी ने आश्वासन दिया है कि वे अपनी सुरक्षा प्रणालियों को और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये आतंकी हमला है कि नहीं, ये तो आप सोचिए कि भाई कैसे टेस्ला को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। इलॉन मस्क तो कहते हैं कि भाई ये आतंकवादी हमला है। बात करेंगे पाकिस्तान की और बांग्लादेश की। पाकिस्तान और बांग्लादेश पर बीते 48 घंटे भारी पड़े हैं। पहले चोट बांग्लादेश को पहुंची थी, उसके बाद पाकिस्तान को। ये चोट किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने पहुंचाई है, और वो भी बिना युद्ध लड़े, बिना जंग लड़े।
दरअसल भारत ने पहले अमेरिका के जरिए बांग्लादेश को मैसेज दिया और फिर नेदरलैंड्स के जरिए पाकिस्तान को। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने भारत की जमीन से बांग्लादेश में जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया, माइनॉरिटीज का जो उत्पीड़न होता है, जो बांग्लादेश की कहानी है, सच्चाई। गबार्ड ने इस बयान से बांग्लादेश को मिर्ची जो है वो लगा दी है कि भाई गबार्ड ने बोला और वहां पर बांग्लादेश को लगी मिर्ची। वहीं भारत दौरे पर आए नेदरलैंड के रक्षा मंत्री रूबेन बर्केलमैन्स से राजनाथ सिंह ने कहा कि नेदरलैंड पाकिस्तान को हथियार देना बंद करे। राजनाथ की इस अपील को नेदरलैंड मान लेता है तो पाकिस्तान का नुकसान होना तय है। तुलसी गबार्ड भारत दौरे पर आई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों जैसे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का लंबे समय से उत्पीड़न, हत्या और दुर्व्यवहार अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति ट्रंप तथा उनके प्रशासन के लिए चिंता का विषय रहा है। अब गबार्ड ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया और कहा कि देश में इस्लामवादी खिलाफत के साथ शासन करने की विचारधारा और उद्देश्य में इस्लामी आतंकवादियों का खतरा निहित है। उनकी इस टिप्पणी को बांग्लादेश ने निराधार बताया। मुख्य सलाहकार के कार्यालय ने कहा कि गबार्ड की टिप्पणी ने पूरे देश की छवि जो है गलत पेश कर दी है। कार्यालय ने कहा कि भारतीय टीवी चैनल में गबार्ड का बयान बांग्लादेश की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नेदरलैंड के अपने समकक्ष रूबेन बर्केलमैन्स से मुलाकात की। राजनाथ ने इस दौरान आप देखिए अपील की कि उनके देश की कंपनियां पाकिस्तान को हथियार, मंच या तकनीक उपलब्ध ना कराएं। बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने पिछले कई दशकों से पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद पर चिंता व्यक्त की, जिसके कारण भारत को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने बर्केलमैन्स से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि नेदरलैंड की कंपनियां पाकिस्तान को हथियार, मंच या प्रौद्योगिकी उपलब्ध ना कराएं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को मंच या प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बेहद हानिकारक है। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे होंडुरास की। देखिए, होंडुरास के तट पर एक विमान हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। ये आए दिन कोई ना कोई विमान हादसा हो रहा है, जिसमें देखिए इस विमान हादसे में एक फेमस गैरीफूना संगीतकार भी जो है वो शामिल है। लहंसा एयरलाइंस का विमान रोआटन आइलैंड से उड़ान भरने के तुरंत बाद समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो मुख्य भूमि के शहर ला सेइबा के रास्ते में था। इसमें 17 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें से 5 को बचा भी लिया गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और जिसकी मृत्यु हुई उसकी तस्वीर। अब पुलिस ने बताया कि विमान पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया और टक्कर के तुरंत बाद डूब गया। स्थानीय मछुआरों ने जीवित बचे लोगों को बचाया है। होंडुरास सिविल एरोनॉटिक्स एजेंसी ने कहा कि दुर्घटना की जांच की जा रही है। पीड़ितों में अब देखिए कांग्रेस के पूर्व सदस्य और गैरीफूना जातीय समूह के सदस्य ऑरेलियो मार्टिनेज सुआजो भी शामिल थे, जो मिश्रित अफ्रीकी और स्वदेशी विरासत के हैं। मार्टिनेज सुआओ के पास भी अमेरिकी नागरिकता थी। उनकी प्रतिनिधि हेलन ओडेला गरवाज, और जो कि एक फ्रांसीसी नागरिक हैं, जीवित बचे लोगों में से एक थीं। मार्टिनेज सुआजो मूल रूप से होंडुरास के कैरेबियन तट के पास स्थित ग्रेसियस ए डियोस क्षेत्र के निवासी थे। उनके भतीजे एंजल अपारिसियो फर्नांडिस मार्टिनेज, जो अपने चाचा के साथ संगीतकार भी थे, उन्होंने मंगलवार को कहा था कि हम तबाह हो गए, वे परिवार का आधार थे। मार्टिनेज सुआजो अपना खुद का ग्रुप लिटा एरियन बनाने से पहले लॉस गैटोस ब्रावोस के मेंबर थे। उनके पहले एल्बम गरीफूना सोल्स ने उन्हें यमन के हूथी विद्रोहियों ने रेड सी यानी लाल सागर में अमेरिका से सीधी लड़ाई छेड़ दी है, सीधी टक्कर। बीते शनिवार से सोमवार तक अमेरिका ने हूथी विद्रोहियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की हवाई हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए। मंगलवार को हूथी विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने पिछले 48 घंटों में अमेरिकी युद्धपोतों पर 3 बार हमला किया है। इसी बीच एक सऊदी मीडिया आउटलेट ने बताया कि अमेरिकी नेवी ने लाल सागर में ईरानी टोही जहाज जाग्रोस को डुबा दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं हूथी विद्रोही? तो बता दें कि यमन के हूथी विद्रोही हाल ही में अमेरिका से सीधी लड़ाई में उलझ गए हैं। बीते दिनों अमेरिका ने उनके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, हवाई हमले किए थे। इसके जवाब में हूथियों ने अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले कर दिए। इनके हौसले देखिए, हिमाकत देखिए इनकी। हूथी विद्रोहियों की ताकत, हथियारों और रणनीति को समझना जो है वो जरूरी है कि वे कैसे अमेरिका जैसे सुपर पावर को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। पर इससे पहले बता दें कि कौन है हूथी विद्रोही। हूथी विद्रोही एक शिया जैदी समूह है जो 1990 के दशक में उभरा और 2014 से यमन में सबसे प्रभावशाली ताकत के रूप में उत्पन्न हुआ मौजूद है। उन्होंने यमन की राजधानी सना और उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। माना जाता है कि इनके पास 1 से 1.5 लाख लड़ाके हैं जो लगातार सैन्य ट्रेनिंग लेते हैं। अब बात करते हैं हूथी विद्रोहियों की ताकत और हथियारों के बारे में।
अब ड्रोन और मिसाइल क्षमता की बात करें तो हूथियों के पास ईरान से मिली तकनीक द्वारा तैयार किए गए सैकड़ों ड्रोन हैं जो लंबी दूरी तक हमले कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूथियों के पास 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनके पास क्रूज मिसाइलें और छोटी रेंज की मिसाइलें भी हैं जिनका इस्तेमाल सऊदी अरब और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर हमलों के लिए किया गया है। अमेरिका और सऊदी अरब के अनुसार ईरान हूथियों को मिसाइल, ड्रोन और अन्य हथियार सप्लाई करता है। हूती विद्रोहियों को लेबनानी हिजबुल्लाह की ओर से मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिलती है। 2017 में हूथियों ने रियाद पर मिसाइल हमला किया था जिसे सऊदी अरब ने हवा में ही नष्ट कर दिया था। हूथी पारंपरिक सेना की तरह नहीं लड़ते बल्कि गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाते हैं। वे छिपकर हमले करते हैं और पहाड़ों, सुरंग में अपने ठिकाने बनाकर लड़ते हैं। हूथी साइबर हमले और प्रोपेगेंडा में भी माहिर माने जाते हैं। अगर कभी अमेरिका बनाम हूथी होता है तो क्या मुकाबला संभव है? ये बता दें कि फिलहाल अमेरिका एक सुपर पावर है लेकिन हूथी विद्रोही जो है गुरिल्ला युद्ध में माहिर है और उनका प्रभाव क्षेत्र में बहुत जो है बड़ा है। उनका क्षेत्र प्रभाव वाला एरिया जो पूरा बड़ा है। अमेरिका को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हूथी लगातार अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमले कर रहे हैं जिससे व्यापार बाधित हो रहा है। अमेरिका के खिलाफ यमन में जो है स्थानीय समर्थन उनको मिल रहा है जिससे सैन्य ऑपरेशन कठिन हो सकता है। हूथी लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं और अमेरिका के पास भी यमन में बड़े पैमाने पर जमीनी सेना भेजने का विकल्प नहीं है। हूथी विद्रोही दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक अमेरिका को लगातार चुनौती दे रहे हैं। उनके पास ईरान का समर्थन, आधुनिक हथियार और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति है जिससे वे लंबे समय तक संघर्ष कर सकते हैं। हालांकि वे अमेरिका को पूरी तरह हरा नहीं सकते लेकिन लगातार हमले करके उसे परेशान जरूर कर सकते हैं। बात करेंगे तालिबान के नए फरमान की। तालिबान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो न केवल महिलाओं के अधिकारों का सबसे बड़ा दुश्मन है बल्कि स्वतंत्र मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से ही तालिबान ने अपने कट्टरपंथी एजेंडे को खुलकर लागू किया है और अब उन्होंने महिलाओं की आवाज़ तक को रेडियो से मिटाने का कुकर्म कर डाला है। ये कोई साधारण आदेश नहीं है बल्कि तालिबान की उस संकीर्ण छोटी मानसिकता का सबसे घिनौना प्रतिबिंब है जो औरतों को एक इंसान के रूप में देखने से इनकार करता है। पहले महिलाओं को टीवी एंकरिंग और रिपोर्टिंग से हटाया, अब रेडियो से उनकी आवाज को भी खामोश कर दिया गया। कट्टरपंथियों का ये फरमान बताता है कि उनके लिए महिलाएं केवल चार दीवारी में रहने वाली परछाई भर हैं जिनका समाज में कोई स्थान नहीं। तालिबान ने सिर्फ यही नहीं किया बल्कि अपनी सत्ता की चाटुकारिता करवाने के लिए रेडियो स्टेशनों को यह आदेश दे डाला कि वे उनके नेता हिबतुल्लाह अखुंज़ादा को सम्मानित अमीर अल मोमिनिन कहकर संबोधित करें। एक तानाशाह जो खुद को भगवान समझने की भूल कर बैठा है अब अपने नाम के आगे श्रद्धा और सम्मान की जबरन मांग कर रहा है। क्या ये किसी धर्म की शिक्षा हो सकती है? नहीं, ये धार्मिक लबादा उड़े हुए यानी मजहबी लबादा उड़े हुए फासीवाद की सबसे घिनौनी शक्ल है। महिला पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया पर यह हमला तालिबान की सत्ता की असुरक्षा को दर्शाता है। उन्हें डर है कि अगर महिलाओं को बोलने दिया गया, अगर मीडिया को स्वतंत्र रहने दिया गया तो उनकी झूठी धार्मिक राजनीति को यानी मजहबी राजनीति की जो पोल है वो खुल जाएगी। इसलिए वे लगातार सेंसरशिप बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को खामोश कर रहे हैं और अपनी नाकाम सरकार की वाहवाही करवाने के लिए तानाशाही फरमान थोप रहे हैं। AFJC ने इस फरमान की निंदा की है लेकिन क्या इससे तालिबान की बर्बरता पर कोई असर पड़ेगा? शायद नहीं, क्योंकि ये वही तालिबान है जिसने शिक्षा से लड़ाई जो है लड़कियों को, देखिए एक लड़ाई की छेड़ी, ऐसी छेड़ी कि भाई अपनी लड़कियों को पीछे कर दिया, लड़कियों को शिक्षा से दूर कर दिया, उन्हें घर में कैद कर दिया और अब उनकी आवाज़ को भी खामोश करने में लगे हैं। मार ही देंगे क्या इनको? कांधार अब हेलमंद के बाद दूसरा प्रांत बन गया है जहां महिलाओं की आवाज़ पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक दुनिया इस तालिबानी बर्बरता पर सिर्फ चिंता जताने तक सीमित रहेगी? कब तक मानवाधिकार संगठन NGO जो है वो की कमजोर अपीलें इस क्रूरता के सामने दम तोड़ती रहेंगी? अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वास्तव में महिलाओं के अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी की चिंता है तो उसे तालिबान के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे, वरना ये बर्बर कट्टरपंथी शासन धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए एक जिंदा कब्रगाह बना दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।